गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। अभी हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर में या बैंकिंग अवेयरनेस में। इसके बारे में इससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, पूरा सेशन देखेंगे। जो भी सेशन आएगा इस बेसल में उसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड किया है। 3 वीडियोस आएंगे इस सीरीज में बेसल के बारे में, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 करके। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसल का जो स्ट्रक्चर है वो कब स्थापित हुआ, क्यों स्थापित किया गया, इसके क्या कार्य है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें कौन कौन से कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं या फिर जो उसके अध्यक्ष जो भी हैं वो सब चलिए आज हम बात करेंगे। और बेसल 1 के बारे में आज हम बात करेंगे इस सेशन में। तो हमारे साथ सेशन में पूरा देखिए इस वीडियो को, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में, आपके जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसमें। और चलिए आज एक बात और मैं कहना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले। आज है 14 जून आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। ठीक है, ये WHO द्वारा एक इनिशिएटिव है दुनिया में जो कि इनके सदस्य देशों में एक अवेयरनेस फैलाता है ब्लड डोनेशन के बारे में। जब भी ब्लड डोनेशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए एज अ करंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी हो गया, बट नॉर्मल लाइफ में भी हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये किसी की जान बचा सकता है। हमारा 1 पॉइंट ब्लड दिया हुआ है, 1 पैकेट ब्लड अगर हम डोनेट करते हैं तो वो किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड डोनेट करने से कोई भी वीकनेस या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। यकीन मानिए मैं भी ब्लड डोनेट करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ। हर 3 मंथ में ब्लड डोनेट करता हूँ। किसी को जरूरतमंद नहीं भी हो फिर भी आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, ब्लड डोनेट करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट देंगे वो लोग, एक कार्ड देंगे। उस कार्ड को आप कहीं भी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं किसी जरूरतमंद के हेल्प के लिए, या फिर आपको भी कभी जरूरत पड़ जाए, आपके किसी फैमिली मेंबर को कभी भी जरूरत पड़ जाए, आप उस कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो प्लीज इसे आप ब्लड डोनेट कीजिए, जाइए, अच्छा लगेगा। ये जो हम लोग बात करते हैं कि हमें दान करना चाहिए हमारे संस्कृति में, इससे अच्छा दान और कोई नहीं है। जो ब्लड डोनेट कीजिए, ठीक है, और ये एक जागरूकता फैलाइए, आप भी दूसरे लोगों के साथ ये कीजिए। तो चलिए इसके साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है वो बेसल है। बेसल कमेटी या बेसल नॉर्म्स हम लोग बैंकिंग सेक्टर में हमेशा सुनते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस में हमेशा बात करते हैं बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसका बहुत सारी बातें आती हैं। तो इसके बारे में क्या है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसल आखिर है क्या, बेसल कमेटी का क्यों जरूरत पड़ा। तो बेसल कमेटी एक इंटरनेशनल ग्रुप है। किसका ग्रुप है? तो जितने भी सदस्य देश हैं उनके सेंट्रल बैंक्स का। सेंट्रल बैंक जैसे हमारे यहाँ RBI है, नियामक संस्था, उसी तरह से हर अलग अलग देशों में अलग अलग बैंकिंग नियामक संस्था है, सेंट्रल बैंक्स है। उनका एक ग्रुप है, एक कॉमन ग्रुप है, एक कमेटी है जो कि नियम बनाती है, रिकॉर्ड बनाते हैं बैंकिंग सेक्टर में को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, उनको बचाने के लिए कि उनका सुपरविजन अच्छे से हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ सके, जो लोगों का पैसा बैंकों में जमा है या जो भी सुरक्षित है उसको कोई हानि ना पहुंच सके। इसका एक रूल बनाता है कि सुचारू ढंग से चल सके, बैंकिंग सेक्टर में कोई क्राइसिस ना आ सके। एक कॉमन रूल्स रहे वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड में, जिससे बैंकिंग का नियामकी या फिर उसका संचालन हो वो सही ढंग से चल सके। बैंकिंग जो बेसल है वो 3 भाग में अभी तक आ चुका है, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। बेसल 3 अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंटेशन हुआ है भारत में या फिर वर्ल्ड वाइड में। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जानेंगे बेसल 1 के बारे में। उससे पहले इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, अभी कौन इसके अध्यक्ष हैं, कौन भी है, कहाँ पे इसका मीटिंग्स कहाँ पे होते हैं, ये सब चीज़ें जान लेते हैं। तब जानते हैं बेसल, आखिर बेसल है क्या। बेसल एक जगह का नाम है, एक
एक स्थान है स्विट्जरलैंड में। बेसल में ही सबसे पहला मीटिंग हुआ था, और अभी भी जितने भी बेसल कमेटी के मीटिंग्स होते हैं वो बेसल में ही होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेसल नॉर्म्स। बट जब ये स्टार्टिंग में इनिशियली स्टार्ट हुआ था उस समय इसका नाम जो था वो था BIS। जब स्टार्ट हुआ था जब ये उस समय इसका नाम था BIS। ठीक है, बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म है बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट। देखिए फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाद में इसका नाम जो अभी इसका करंट में नाम है वो है BCBS। अभी इस नाम से इसको जाना जाता है BSB, बट नॉर्मली हम लोग बेसल के नाम में जानते हैं, बट जो इसका ओरिजिनल है वो है BCBS, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, क्या नाम है? BCBS, बेसल कमेटी, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, ये है BCBS, बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन। जब इसकी स्थापना की गई तो सबसे पहले 10 सदस्य देश थे। 10 देशों का एक मीटिंग हुआ 1978 में। कहां पे? स्विट्जरलैंड के बेसल नामक स्थान पे। ठीक है, 1978 में 10 देश, 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स गवर्नर्स, 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का एक मीटिंग हुआ। इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ 1978 में। कहां पे? बेसल नामक जगह पे, जिसमें ये इसकी शुरुआत की गई, इसकी स्थापना की गई, और कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक रूल बने, एक नियम बने, एक अकॉर्ड बने, जिससे कि बैंकों को सुचारू ढंग से उसका सुपरविजन हो सके। सुपरविजन मतलब कि उसकी देखरेख हो सके कि उस जो काम करने का तरीका है, जो भी एक फाइनेंशियल बातें हैं, क्योंकि बैंकों का सारा काम जो होता है वो फाइनेंशियली होता है, पैसों से होता है। पैसे कहाँ से आते हैं? नॉर्मल आम जनता के पैसे होते हैं, वो पैसे हम डिपॉजिट करते हैं, बैंक्स उनको आगे लोन देते हैं और उससे इंटरेस्ट लेके अपना प्रॉफिट कमाते हैं, यही है। तो एक रूल की जरूरत पड़ी, एक इंटरनेशनल अकॉर्ड की जरूरत पड़ी, जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि बैंक अपना सारा पैसा लोन में ना लगा दे, बैंक्स अपना सारा पैसा मार्केट में ना लगा दें, कि अगर उन्होंने मार्केट में सारा पैसा लगा दिया तो वो वापस अगर नहीं आया तो हमें या आम जनता को वापस पैसे कैसे मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से 70s में, 70 के दशक में बहुत बड़ा बैंक क्राइसिस आया था। इन्हीं सब चीज़ों से कि बैंकों ने सारा पैसा मार्केट में लगा दिया ज़्यादा प्रॉफिट की वजह से, और वो पैसे डूब गए, अगर वापस नहीं आ पाए तो बैंकों में बहुत बड़ी क्राइसिस आई, बहुत लोगों का पैसा डूब गया। इसी सब को देखते हुए इसकी स्थापना की गई। तो 1978 में पहली मीटिंग हुई, 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर थे बेसल में। ठीक है, तो जब ये इसकी तो इसका स्टार्ट किया गया और इसकी स्थापना हो गई, और 1988 में बेसल 1 का पहला आया। 1988 में 1988 में बेसल 1 आया। जो भी रूल थे बेसल 1 के, इसको 1988 में लाया गया और 1992 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। जब भी हम बात करेंगे बेसल नॉर्म्स की, इसमें हमेशा दो ईयर आएंगे, 2 साल या 2 डेट्स आएंगे। पहला जब वो स्थापित किया जाएगा, जब उसकी स्थापना होगी, जब उसको अप्रूव किया जाएगा, और दूसरा जब उसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होगा। जब हम रूल लाते हैं, कोई भी बेसल कमेटी एक रूल लाती है, उसको बोला जाता है कि नहीं अभी ये रूल है, और उसको एक समय अवधि दिया जाता है, एक टेन्योर दिया जाता है कि इतने दिनों में जितने भी सदस्य देश हैं
उसको ये इम्प्लीमेंटेशन कर लेना है, उसका इस सारे जो रूल्स हैं उसको अपने यहाँ बैंकिंग सिस्टम में उसको उतार लेना है। तो हमेशा दो डेट आएंगे, उसको आप हमेशा याद रखिएगा। जो बेसल 1 आया वो 1998 में आया और 1992 में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इसके बारे में बात करेंगे, जब भी इसके बारे में बात करेंगे तो जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो ये कहाँ पे स्थापना हुआ, तो बेसल में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो इसके एक अध्यक्ष होंगे। देखिए इसका कोर कमेटी है, कितने सदस्य हैं वो हम देखते हैं। अभी इसके 45 सदस्य हैं। ठीक है, 45 सदस्य हैं इसके अभी। 28 ज्यूरिडिक्शन के 28 जगहों से 45 मेंबर्स हैं। 28 कंट्रीज आप बोल सकते हैं इसको, कंट्रीज से। तो 28 कंट्रीज से 45 मेंबर्स कैसे हो गए, इसके बारे में भी है। देखिए इसमें सदस्य देश नहीं है, जो भी ये कमेटी बनी है इसमें सदस्य देश नहीं है कोई। उस देशों के सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमारे ऐसे आरबीआई है, वैसे ही दूसरे देशों में सेंट्रल बैंक है। कुछ देशों में 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी सदस्य हैं। इसीलिए 28 कंट्री के 45 मेंबर्स है। जब भी मेंबर्स पूछा जाएगा तो 45 हम लोग बोलेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका बेसल में हर साल मीटिंग होती है इसकी। तो इसके जो अभी चेयरमैन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चेयरमैन अध्यक्ष जो हैं बेसल कमेटी के, वो कौन है, पाब्लो हर्नांडेज। ठीक है, पाब्लो हर्नांडेज। पाब्लो हर्नांडेज जो है वो अभी बेसल कमेटी के चेयरमैन है, अध्यक्ष है। वो कहाँ के हैं, वो गवर्नर है बैंक ऑफ स्पेन के। ही इज द गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ स्पेन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे कि सेक्रेटरी जनरल कौन है बेसल कमेटी के, या बीसीबीएस के सेक्रेटरी जनरल कौन है। ये हमेशा पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए और याद करके रखिएगा। और ये देखिए ये चेंज भी हुई है, तो इसको देखा जाएगा। तो ये है कैरोलिन रॉजर्स, कैरोलिन रॉजर्स, ये अभी सेक्रेटरी जनरल हैं बेसल कमेटी के। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करती हैं, कनाडा से। ये कनाडा से बिलोंग करती हैं और ये बेसल कमेटी में कनाडा के रिप्रेजेंटेटिव भी पहले रह चुकी हैं। ठीक है, तो चेयरमैन हो गए पाब्लो हर्नांडेज, ये गवर्नर है बैंक ऑफ स्पेन के। सेक्रेटरी जनरल जो है वो कैरोलिन रॉजर्स है, ये कनाडा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और सुपरिटेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक ओएसएफआई है, कनाडा में एक संस्था है ओएसएफआई, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नियामक संस्था है। ठीक है, इसकी वो डिप्टी प्रेसिडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, सॉरी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है ओएसएफआई की। ठीक है, ये कनाडा की एक नियामक संस्था। तो इतनी चीजें, ये चीजें पूछी जाती है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये संस्था हो गई है, इन्होंने रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। जो सबसे पहली जो इसका आया, ये 3 भाग में बांटा गया है इसको, बेसल को जो 3 भाग में बांटा गया। क्यों बांटा गया, जब पहली बार जब इसका रूल बना तो बेसल 1 आया, उसके बाद से बैंकिंग सेक्टर बहुत चेंज हुआ, हमेशा चेंज होता आ रहा है। आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर पिछले 1970 से अभी कितना चेंज हो गया। तो जैसे जैसे चेंजेस आते गए बैंक में, बेसल को भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत महसूस हुई। जैसे बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस के अनुसार इसका इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसीलिए हर बार बैंकिंग सेक्टर में इसका बेसल का भी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो बेसल 3 भाग में बांटा गया, 3 भाग में इसके रूल्स आए। फर्स्ट था बेसल
1, second is Basel 2, थर्ड इज बेसल 3। रिसेंटली जो है वो बेसल 3 का इम्प्लीमेंटेशन हुआ होगा, आपने न्यूज में भी सुना है। तो बेसल 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसल 1 क्या है। इसका मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि इसका पहली बार कब इसका रूल हुआ, कब इसकी स्थापना की गई, इसके बारे में नॉर्म्स कब आए। तो सबसे पहले जो है ये 1988 में इसकी शुरुआत हुई, इसका शुरुआत किया गया और 1992 में इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया। इम्प्लीमेंटेशन इसके सदस्य देशों के बीच में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। देखिए हमेशा दो डेट जरूर आएंगे। बेसल जब भी बात होगी बेसल रूल्स की या बेसल एकॉर्ड्स की, तो दो बातें आएंगी। 1988 में इसकी शुरुआत हुई और 1992 तक इसको इम्प्लीमेंट, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आप अपने देश में इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, इसका सुचारू रूप से इसका पालन होना चाहिए हमारे यहाँ। तो ये बातें हो गई, ठीक है। चलिए बेसल 1 में क्या बताया गया। बेसल 1 में सिर्फ दो चीजें बोली गई। उस समय क्या बताया गया, कैपिटल एक्विटी रेशियो एक था, ठीक है। उस समय दो बातें हुई, इसमें सिर्फ दो चीजों का जिक्र किया गया। पहला था CAR, पहला CAR था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दूसरा था RWA रिस्क वेटेड एसेट्स और सेकंड इज RWA, ये था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। दिस इज CAR, सेकंड इज रिस्क वेटेड एसेट्स। सिर्फ इन दो चीजों की बात की गई, ठीक है। जब बेसल 1 आया उस समय इसका जो हमारा जो स्थापना किया गया, इसका मेन फोकस क्या था, आप उससे पता चलेगा कि ये क्यों इनकी बात की गई। उस समय 70s में मैंने बताया है बहुत बड़ा बैंक क्राइसिस आया था। बहुत सारे बैंक स्पेशली यूरोप में, स्पेशली जर्मनी में एक बैंक का बहुत दिवालिया हो गई। वो क्यों हो गई, क्योंकि उस समय कोई रूल नहीं था बैंकिंग सेक्टर में। जितने भी पैसे बैंक जमा करते थे और वो अपने प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम पैसे मार्केट में लगा देते थे। उस समय कोई रूल नहीं था, मतलब कि लोन देने के लिए भी कोई रूल नहीं था। बैंक्स इंडिपेंडेंट थे, अपनी मर्जी से वो किसी को भी लोन देते थे, कोई उसके लिए रिस्क फैक्टर नहीं था। तो उस समय ये देखा गया कि नहीं, बैंक को जो इतनी सारी है वो अपने सारा पैसा मार्केट में लगा दे रहा है, ये गलत है। अगर सारा पैसा मार्केट में लगा देगा और वो पैसे वापस नहीं आएंगे तो लोगों के पैसे डूब जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए बेसल 1 आया था मेन रूप से, ठीक है। तो बेसल 1 में CAR का जिक्र किया गया, जो कि होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मतलब कि जो भी बैंकों का पैसा होगा, जो भी बैंकों के पास फंड होंगे, वो पूरा पैसा मार्केट में नहीं लगा सकता है। उसका एक पोर्शन उसको रिजर्व रखना पड़ेगा, उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा बैंकों के पास या उसको सेंट्रल बैंक जो भी होंगे उनके पास, ताकि अगर बैंकों के साथ कुछ भी गलत होता है या जो मार्केट में उनका पैसा है वो वापस नहीं आता है, तो उन जो रिजर्व रखा हुआ पैसा है उससे वो जो लेनदार हैं, जो उनके पैसे जिनके लगे हुए हैं, वो पैसे उनको वापस कर सके, ठीक है। तो ये कैसे, हम ये कैसे जानेंगे कि कितना पैसा रखना है, हमें कितना पैसा रखना है। उसके लिए एक वर्ड उसमें गया, रिस्क वेटेड एसेट्स, RWA। रिस्क वेटेड एसेट मतलब था कि जो भी कि हमारे पास कैपिटल पे कितना रिस्क है, कितना रिस्क है ये जानना था उस समय, कि हमको ये पता करना है कि कितना रिस्क है हमारे कैपिटल पे, हमने जो लोन दिया है उस पर कितना रिस्क है, वो कितना रिस्की है। उसी रिस्क के अनुसार आपको कैपिटल रिजर्व रखना है, इसी के लिए रिस्क वेटेड एसेट किया गया। इसको एक तरह से जानिए। मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, बचपन से वो बहुत अच्छा नहीं है। तो गार्जियन या जो पेरेंट्स है तो वो क्या सोचते हैं कि देखो यार, ये पढ़ने लिखने में तो बढ़िया नहीं है, ये कुछ जॉब वॉब नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा ये लाइफ में आगे। तो इसके लिए हमें पैसे रिजर्व करने हैं, तो वो पैसे ज़्यादा रिजर्व करता है, उसके पेरेंट्स करते हैं। लेकिन कोई लड़का पढ़ने में बहुत तेज है तो वो पैसे सोचता है कि नहीं, कम रिजर्व करे, इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये तो पढ़ाई में तेज है
इसको हम लोग पढ़ा लेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब कर देगा, तो रिस्क फैक्टर कम है। लेकिन कोई लड़का जो कम पढ़ने में, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता, वो घूमता रहता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी विद्यार्थी, तो उसके लिए लोग उस पर इन्वेस्ट ना करके ज़्यादा पैसा अपने पास रिजर्व रखते हैं। सेम बात वही है, जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा कैश को रिजर्व रखना पड़ेगा, कैपिटल को रिजर्व रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के पास या बैंकों के पास। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था CRR की कैश रिजर्व रेशियो सेम थिंग है। ये वही टूल्स है जो कि हमें इसके लिए CRR के लिए कहते हैं कि देखिए उसी का पालन हुआ है कि CRR हमारे यहाँ एक रूल आया CRR कि जितने भी बैंक के हमारे पास जितने भी एक अमाउंट हमें रिजर्व रखना पड़ेगा बैंकों के प्रॉफिट का। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड रिस्क वेटेड एसेट्स। इसी पर डिसाइड होता है। बेसल 1 में मेन चीज यही थी हमारे यहाँ। इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक फार्मूला का यूज किया गया कि कैसे हम ये निकालेंगे कि CAR क्या है, कितना होना चाहिए किसी भी बैंक में। तो बेसल नॉर्म्स में एक रूल दिया गया, एक फॉर्मूला बनाया गया कि CAR कितना होना चाहिए। ठीक है, CAR कैसे निकालेंगे हम कि कितना हमको कैश रिजर्व रखना है, इस पर निकालने का एक कॉमन फॉर्मूला दिया गया बेसल 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। टोटल कैपिटल CR इक्वल टू टोटल कैपिटल अपॉन RWA। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया कि टोटल जो भी कैपिटल है उसको डिवाइड किया जाए रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ। तो रिस्क वेटेड एसेट्स क्या था कि सबसे पहले बोला गया सेंट्रल बैंक्स को देश के कि आप रिस्क वेटेड एसेट निकालिए कि आपके यहाँ जो भी आपका कैपिटल मार्केट में लगा हुआ है उस पर कितना रिस्क है, आपको किस किस, जैसे कि मान लीजिए कि बैंक कोई लोन देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, क्रेडिट कार्ड भी लोन है तो क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा रिस्क है, उसका एक पॉइंट होता है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ले लीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बैंकिंग में यूज होता है, जब आप बैंक में जॉब करेंगे, जब आपको जॉब होगा तो आप इन सब चीज़ों से आपको दो हाथ करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल सा बात जान लीजिए कि हम कोई लोन देते हैं, कोई बैंक लोन देती है तो हर लोन का अलग अलग रिस्क नंबर दिया होता है, रिस्क फैक्टर्स दिया होता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड देते हैं, उसका एक 120% कुछ रिस्क होता है, हाउसिंग लोन में थोड़ा ज़्यादा होता है, एजुकेशन लोन में थोड़ा ज़्यादा होता है, जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उसमें कम होता है। मान लीजिए उसी तरह से ये डिस्क्राइब किया गया है, बोला गया कि आप RWA निकालिए और उसको आपके टोटल कैपिटल से डिवाइड कर दीजिए, वो जितना होगा वो उतना ही आपको CAR मतलब कि कैश एडिक्वेसी रेशियो के रूप में रिजर्व रखना पड़ेगा। यही था बेसल 1, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, तो टोटल कैपिटल क्या है? टोटल कैपिटल में दो वर्ड आता है, एक आता है टियर 1, दूसरा आता है टियर 2। ये दो तरह के कैपिटल्स होते हैं। ठीक है, टियर 1 टियर 2। टियर 1 में वो अमाउंट रहता है, वो कैपिटल रहता है, वो फंड्स रहता है जो बैंकों के अपने कमाई है, मतलब उन्होंने प्रॉफिट से कमाया है, वो रहता है, वो पैसा टोटल फंड्स वो रहता है टियर 1 में जो उन्होंने कमाया है, मतलब बैंकों की कमाई क्या है, जो लोन दिया उस पर प्रॉफिट जो आया वो उसकी कमाई है। ठीक है, तो टियर 1 में वो रहता है। टियर 2 में वो रहता है जो मार्केट का पैसा है, जो उस पर लायबिलिटी है, जो उसको देना है। मतलब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि लायबिलिटी बैंकों के पास जो भी फंड्स रहते हैं, हम लोगों के जो पैसा है वो बैंकों के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उनको वापस करना है। तो जो सारी लायबिलिटी है वो बैंकों का टियर 2 में रहता है। आप समझ गए, टियर 1 टियर 2 ये भी पूछा जा चुका है। तो टियर 1 प्लस टियर 2 इक्वल्स टू टोटल कैपिटल। समझ में आ गया? टोटल कैपिटल इज दिस, टियर 1 प्लस टियर 2। टियर 1 में जो पैसा उन्होंने प्रॉफिट से कमाया है, जो पैसा उसका अपना है बैंक का, वो टियर 1 में रहता है। टियर 2 में सारे लायबिलिटीज, मतलब जो पैसा उनको अपने कस्टमर्स को वापस करना है, जो डिपॉजिट्स होता है, वो इक्वल्स टू टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA और CAR, जितना भी अमाउंट होगा उनको रिजर्व रखना पड़ेगा। बेसल 1 का यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जब ये सारी बातें हुई तो निकला, तो जब ये निकाला गया, कैलकुलेट किया गया, तो इंडिया के लिए कितना निकला? इंडिया के लिए निकला 9%।
ठीक है। CAR मीन्स कि टोटल कैपिटल, जो भी बैंक का टोटल कैपिटल है उसको CAR के रूप में 9% रखना पड़ेगा बैंकों को रिजर्व। कि मान लीजिए कोई बैंक में क्राइसिस आता है, कोई बैंक डूबता है, तो वो 9% जो पैसा रहेगा उन पैसों से उसको, जो भी उनके देनदार हैं उनको पैसे वापस किए जाएंगे। ठीक है। इसमें एक चीज और था, बाकी सारे देश, सदस्य देशों के लिए वो 8% था। अदर कंट्रीज के लिए ये CAR जो था वो 8% था, बट इंडिया के लिए, फॉर इंडिया, ये 9% था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अदर कंट्रीज के लिए वो कितना था? 8%। ठीक है, समझ में आ गया आपको हमने क्या क्या पढ़ लिया? ये आपको समझ में आ गया होगा बेसल वन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यही था, इतना ही था। चलिए ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया आज कि बेसल वन में दो बातों का जिक्र किया गया। फर्स्ट इज CAR, सेकंड इज RWA। CAR इज कैश एडिक्वेसी रेशियो, RWA रिस्क वेटेड एसेट्स। तो जितना भी रिस्क वेटेड एसेट है उसको टोटल कैपिटल से डिवाइड किया जाएगा, जितना भी परसेंटेज निकलेगा वो उतना परसेंटेज आपको, जो भी बैंक्स है उनको रिजर्व रखना पड़ेगा। ये बेसल वन में बेसिक यही चीज था। ठीक है, तो आप इसको जो भी फॉर्मूला हमने बताया यहाँ पे उसे याद रखिए। इस सेशन में जो भी बातें हुई वो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उससे रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी बात आपको अगर समझ में नहीं आती है, देखिए मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे कि आप कमेंट्स कीजिए। हमारे सेशन में जितने भी वीडियोस आते हैं उस पर कमेंट कीजिए। आप बताइए हमें कि क्या सही है, या आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो आपको टफ हो आपको समझने के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड, हम उस टॉपिक को लेके आएंगे आपके लिए। और अगर हमें कोई सुधार की ज़रूरत है वो भी आप हमें बताइए, हम खुले दिल से उसका स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने में सुधार लाएं। और आगे और भी वीडियोस और भी सेशंस आते रहेंगे। जो नेक्स्ट सेशन आएगा इस बेसल में, वो बेसल 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे साथ बने रहिए। और फिर जाते जाते अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो अगले सेशन तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।